हेलो दोस्तों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई बहुत अच्छे तरीके से चल रही होगी। सबसे पहली बात कि हमारी और आपकी मुलाकात एक काफ़ी लंबे समय के बाद हो रही होगी। यूट्यूब पर हम काफ़ी लंबे समय के बाद आए हैं। काफ़ी लंबे समय मतलब कि कुछ महीनों बाद। इसके लिए हम आपसे सॉरी करते हैं। ठीक है। अब हम आज इसलिए आए ताकि कुछ आप लोग को सूचना भी दे सकें कि अब हम यहाँ पर रेगुलर रहेंगे, पहली बात। दूसरी बात, जो विषय होगा हमारा वो होगा बायो। ठीक है, हमारा जो विषय होगा अब वो होगा बायो, और हम कंटिन्यू केवल और केवल बायो ही पढ़ाएंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं। क्लास 11th का और क्लास 12th का डेली आपको एक लेक्चर 11th का मिलेगा, एक लेक्चर 12th का मिलेगा। ठीक है, मतलब अल्टरनेट, जैसे एक दिन 11th मिलेगा, एक दिन 12th, फिर उसके अगले दिन 11th, एक दिन उसके अगले दिन 12th। तो इस तरीके से अल्टरनेट क्लास होती रहेंगी। ठीक है, देखेंगे अल्टरनेट होगा तो अल्टरनेट, नहीं तो 3-3 दिन, और होगा तो 3-3 दिन। और आगे जब हमको और थोड़ा सा समय मिलता है तो हम क्या करेंगे कि डेली 11th और 12th का क्लास डेली हम अपलोड करते रहेंगे। ठीक है। दूसरी बात, पढ़ाई किस तरीके से जाएगा। देखिए, हम जो पढ़ाएंगे क्लास 11th का या क्लास 12th का, ठीक है, जो भी पढ़ाएंगे हम प्रयास करेंगे कि जो भी चीजें हैं उसको इसी पर लिख दिया जाए बोर्ड पर। ठीक है, ताकि आपको अलग से कोई कहीं पर जाना ना रहे, किसी पीडीएफ को खोलना ना रहे, कोई अंदर झंझट ना रहे। ठीक है, डायरेक्ट यहाँ का यहीं से उतारिए, यहीं पर समझिए और यहीं पर लिखिए। ठीक। तो क्लास 11th में जो क्वेश्चन होंगे, जो क्वेश्चन बन सकते होंगे, ठीक है, या 12th के बोर्ड के हिसाब से जो क्वेश्चन बन सकते होंगे, ठीक है, जो एंट्रेंस एग्जाम जैसे नीट के लिए, ठीक है, अन्य मेडिकल एग्जाम के लिए जैसे क्वेश्चन बन सकते होंगे, उस तरीके के क्वेश्चंस को भी हम कवर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, हम आपके लिए क्लास 11th और 12th के लिए मेहनत करेंगे। ठीक है, आपको भी 11th और 12th अपने लिए मेहनत करना है। ठीक है, आपके लिए हम करेंगे और आपको अपने लिए करना है। ठीक है, ये यूपी बोर्ड की क्लास होगी, प्योर हिंदी में चलेगी। प्योर हिंदी नहीं, ठीक है, मतलब हिंदी तो रहेगा ही, लेकिन जो हेडिंग वेडिंग होगा उसका थोड़ा बहुत हम इंग्लिश भी देखते चलेंगे। ठीक है, तो कह सकते हैं ताकि आप लोग को, मतलब इसलिए देखिए, हिंदी एकदम पूरा हिंदी चलाना भी ठीक नहीं होगा। हिंदी के साथ साथ कुछ कुछ थोड़ा बहुत इंग्लिश जानना है हम लोग को। ठीक है, ताकि आप लोग जब 12th के बाद कहीं पर प्रवेश लें, किसी कक्षा में जाएं, ठीक है, तो आपको वहां पर दिक्कत ना हो, क्योंकि उसके आगे की पढ़ाई तो इंग्लिश में ही करनी है। ठीक है, तो हिंदी प्लस इंग्लिश, प्योर इंग्लिश नहीं होगा, हिंदी प्योर रहेगा, इंग्लिश कुछ कुछ रहेगा। ठीक है, तो ये सारी चीजें होने वाली हैं। और आपको करना क्या है, जो भी चैप्टर तैयार हो जाए, जैसे कक्षा 11 का जो पहला चैप्टर है वो है जीव जगत। ठीक है, अगर आपका जीव जगत तैयार हो गया तो उसके बाद आपको एक काम करना है, इसका टेस्ट लगाना है। ठीक है, क्या लगाना है, इसका टेस्ट लगाना है, कहीं से भी लगाइए। ठीक है, एक मिनट, सॉरी। हाँ, तो हम बोल रहे थे कि आपको क्या करना है, डेली टेस्ट लगाना है, सॉरी डेली करना है, जो भी चैप्टर खत्म हो जाए तो उसका एक टेस्ट लगाना है। ठीक है, इससे आपको पता चलेगा कि आपकी तैयारी कितनी हुई है, और अपने आप को चेक करना बड़ा जरूरी है कि हमारा इस चैप्टर में कौन सा पोर्शन वीक है, कौन सा पोर्शन स्ट्रांग है, किस पर हमको काम करना है, ये सारी चीजें आपको अभी से करनी है। ठीक है, चलिए, तो हम आज स्टार्ट करेंगे कक्षा 11 चैप्टर फर्स्ट। ठीक है, और जो भी हो सकता होगा हम उसको करने का प्रयास जरूर करेंगे। और हम लोग मिल नहीं पा रहे थे काफी लंबे समय से, इसके लिए हम आपसे क्षमा प्रार्थी हैं। ठीक है, देखिए, सबसे पहला जो चैप्टर है क्लास 11 का वो है जीव जगत। जीव जगत आराम से पढ़िए, कोई दिक्कत नहीं है, समझने पर कहीं पर कोई समस्या नहीं आएगी। अगर आप लोग को ऐसा लगता है कि समझने में टेंशन होगा तो आप कक्षा 10 का बायो का लेक्चर पढ़ा हुआ है, ठीक है, उसको एक बार देख लीजिए। ठीक है, जिनको नहीं भी समझ में आता वो भी समझ में आ जाएगा। ठीक है, और कुछ क्लासेस लगा कर देखिए, आपको समझ में पक्का आएगा। आप पहला ही क्लास लगा के देखिए, अगर आपको नहीं समझ में आता है तो आप चैनल छोड़ दीजिएगा। ठीक है, अनसब्सक्राइब मार दीजिएगा, अगर किए होंगे तो, नहीं किए होंगे तो कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए,
ठीक है। और जो भी चीजें होती हैं कमेंट सेक्शन में बताया करिए कि ये यहाँ पर इन चीजों को ऐड करना है, ठीक है, या जो भी आपका राय हो उसको आप लोग जरूर दिया करिए, ठीक है, उसका मोस्ट वेलकम है आपके राय का। चलिए, तो सबसे पहला है जीव जगत, ठीक है। ये क्लास 11th का चैप्टर फर्स्ट है। 11th चैप्टर फर्स्ट क्या है? जीव जगत। इसमें सबसे पहला है बायोलॉजी। सबसे पहले हम बायोलॉजी पढ़ रहे हैं तो हम बायोलॉजी टर्म का मतलब ही समझें कि बायोलॉजी एक्चुअल में है क्या, ठीक है। बायोलॉजी एक्चुअली में है क्या? तो बायोलॉजी का मतलब होता है सजीवों का अध्ययन। बायोलॉजी का मतलब क्या होता है? तो सजीवों का अध्ययन। सजीवों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो सजीवों के अध्ययन को ही हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक। अच्छा, इसमें जब आप देखेंगे तो ये बायोलॉजी दो टर्म से मिलकर के बना हुआ है। इसमें एक टर्म है बायो और एक टर्म है लॉजी। बायो का मतलब होता है लिविंग या सजीव, और लॉजी का मतलब होता है स्टडी या अध्ययन। तो सजीव अध्ययन, या बायो मतलब जीवन बोल लीजिए, ठीक है, सजीव या जीवन, ठीक है, जीवन का अध्ययन, ठीक है, जीवन का क्या चीज? अध्ययन क्या कहलाता है? बायोलॉजी, ठीक है। बायोलॉजी क्या है? जीवन का अध्ययन है, या हम कह सकते हैं सजीव का अध्ययन है, ठीक है। तो पहला बात पता चला बायोलॉजी क्या है। तो बायोलॉजी जो होता है सजीवों का अध्ययन है। हम एकदम बेसिक से चलेंगे, ठीक है, बेसिक से एकदम एडवांस की ओर जाएंगे, ठीक है। बायोलॉजी क्या है? तो सजीवों का अध्ययन है, ठीक। बायो का मतलब जीवन या सजीव, और लॉजी का मतलब होता है इसमें अध्ययन। ये कैसा वर्ड है? जैसे आप लोग सुनते होंगे कि ये लैटिन वर्ड है, ये लैटिन भाषा है, ग्रीक भाषा है। तो जो बायोलॉजी है वो एक ग्रीक भाषा है। ये कैसी भाषा है? तो ग्रीक लैंग्वेज है। इट इज अ ग्रीक लैंग्वेज, LANGUAGE, ठीक है। सजीव को हम लिविंग कहते हैं, तो हम बोल सकते हैं इसको स्टडी ऑफ लिविंग, स्टडी ऑफ लिविंग, ठीक है। तो दो बातें पता चली। पहला, सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? सजीवों के अध्ययन क्या कहते हैं? जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान, ठीक है। बायोलॉजी में बायो का मतलब होता है सजीव और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन, ठीक है। तो दिक्कत? अच्छा, ठीक है। अब हम कुछ बात करते हैं, जैसे कुछ फैक्चुअल चीजें हैं उसको भी हमको याद रखनी चाहिए। बायोलॉजी शब्द का या जीव विज्ञान शब्द का, जीव विज्ञान को ही हम बायोलॉजी कहते हैं, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द का जो सबसे पहले प्रयोग किया गया था, शब्द प्रयोग किया गया था किसके द्वारा? लैमार्क व ट्रेविनेरस के द्वारा। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सबसे पहले कौन किया था? लैमार्क व ट्रेविनेरस, सबसे पहले, ठीक है। तो क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग किसने किया था? जीव विज्ञान शब्द का आप ऐसे लिखिएगा, हम इसको थोड़ा इरेज करते हैं, थोड़ा सा आपको कॉपी में लिखना है तो हम ऐसे लिखा देते हैं। जीव विज्ञान शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग लैमार्क व ट्रेविनेरस ने किया। लैमार्क व ट्रेविनेरस ने किया, ठीक। जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले यूज किसने किया था? तो लैमार्क व ट्रेविनेरस ने किया था, ठीक है। अच्छा, दूसरा, जीव विज्ञान का जनक किसको कहा जाता है भाई? तो जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है, जीव विज्ञान का जनक जो कहा जाता है वो अरस्तु को कहा जाता है। जीव विज्ञान का जनक किसको कहते हैं? तो अरस्तु को कहते हैं, ठीक है। तो दो बातें हैं। सबसे पहला MCQ में आता है, ठीक है, कि जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसने किया था? तो जीव विज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किया था लैमार्क एंड ट्रेविनेरस ने, ठीक। दूसरा वर्ड है कि भाई जो जनक है वो कौन है? तो जीव विज्ञान के जो जनक है वो किनको मानते हैं? तो अरस्तु को मानते हैं, ठीक। ये दो बातें याद रखिए। पहला बात, इधर में पहला बात क्या हुआ है कि बायो का मतलब होता है जीवन और लॉजी का मतलब होता है अध्ययन। सजीवों के अध्ययन को क्या कहते हैं? जीव विज्ञान या बायोलॉजी, ठीक है। अब हम इसको इरेज करते हैं और हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है। इसमें देखिए जैसे लिखाया जा रहा है वैसे ही लिखिए, ठीक है। ऐसे ही आपको नोट्स बनाना है। नोट्स बनाने के लिए कोई अलग से व्यवस्था नहीं है, ठीक है। जैसे लिखाया जा रहा है वैसे लिखिए, ठीक।
क्योंकि भाई अगर हम कॉपी में भी लिखेंगे तो हम ऐसे ही लिखेंगे, ठीक है, और हम यहाँ भी लिख रहे हैं तो ऐसे ही लिख रहे हैं, तो यहाँ से फिर कॉपी में लिखने क्या मतलब, तो आप डायरेक्ट यहीं से लिखिए, ठीक है। और एक बात और, बहुत लोग लिखते कैसे हैं अभी बता रहे हैं। बहुत लोग क्या करते हैं, उधर लेक्चर चला लेंगे इधर लिखते रहेंगे, उधर लेक्चर चला लेंगे इधर लिखते रहेंगे, ठीक है। तो ऐसे आप लोग को नहीं लिखना है, ठीक है। आप पहले टॉपिक को समझिए, जब आप टॉपिक को समझ लेते हैं तब उसके बाद क्या करिए, तब उसके बाद आप लोग लिखना शुरू किया करिए, ठीक है। बाहर थोड़ा सा बारात आ रहा है, माइक थोड़ा ऊपर करते हैं, ठीक है। हो सकता है आप लोग को थोड़ा सा तकलीफ हो, लेकिन वो तकलीफ बस कुछ समय के लिए है, ठीक है। देखिए, तो पहले आप जो भी चीजें चल रही है उसको देखिए, उसको समझने का प्रयास करिए, ठीक है। जब आप समझ लेंगे, ठीक है, तब उसके बाद उसको पॉज करिए और तब आप उसको क्या करिए, लिखिए। इस तरीके से क्या होगा, अगर आप साथ में मेरे साथ में लिखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, ठीक है। तो क्या करिए, पहले अच्छे से समझिए उसको, जो बातें बताई जा रही हैं, ठीक, उसके बाद लिखने का मतलब उसके बाद लिखिए, ठीक है। और आपको नोट्स बनाना एकदम 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 जरूरी है, ठीक है। बिना लिखे आप लोग मतलब नहीं पढ़ पाएंगे। जैसे मान लीजिए एक लेक्चर हो सकता है याद हो जाए, ध्यान में हो जाए, दूसरा तीसरा चौथा, कितना लेक्चर आप लोग ध्यान में रखेंगे, ठीक है। इसीलिए नोट्स प्रॉपर बनाना जरूरी है। और सेल्फ मेड नोट्स, ठीक है, बहुत ज्यादा फायदेमंद होता है, ठीक है। जो स्टूडेंट अपना नोट्स खुद से बनाता है, दूसरे पीडीएफ पर डिपेंड नहीं रहता है, दूसरे लोगों पर डिपेंड नहीं रहता है नोट्स के लिए, ठीक है, वो अपना नोट्स अगर बनाता है तो वो उसके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल होता है, ठीक है। ये हम नहीं, बहुत सारे लोग करते हैं, ठीक है। चलिए, तो आप लोग को नोट्स अपना बनाना है, ठीक है, इस बात का भी विशेष ध्यान रखिएगा। चलिए, अब हम बात करते हैं थोड़ा सा बायोलॉजी के विषय में, ठीक है। बायोलॉजी, बायोलॉजी या इसी को कहा जाता है जीव विज्ञान। इसके अंतर्गत ना दो चीजें होती हैं, ठीक है। जीव विज्ञान में दो चीजें आती हैं, एक तो आता है जंतु विज्ञान और एक आता है वनस्पति विज्ञान। एक आता है जंतु विज्ञान और एक आता है जंतु विज्ञान और एक आता है वनस्पति विज्ञान। अगर आपसे पूछ लिया जाए जंतु विज्ञान का जनक कौन है, तो जंतु विज्ञान का जनक भी अरस्तु ही है, ठीक है। जंतु विज्ञान के जनक भी कौन है, जंतु विज्ञान के जनक के अरस्तु है। जंतु विज्ञान जनक कौन है, तो अरस्तु है। और वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं, वनस्पति विज्ञान के जो जनक हैं वह है थियोफ्रेस्टस, थियोफ्रेस्टस, ठीक। जंतु विज्ञान के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, ठीक। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले किसने दिया था, तो लैमार्क एंड ट्रेविनेरस। 4-5 नाम हुआ है, हम आपको रिवाइज कराते हैं। सबसे पहले बोलिए, देखिए, जो जीव विज्ञान है शब्द किसने दिया था, तो लैमार्क एंड ट्रेविनेरस। शब्द किसने दिया, बोलिए, लैमार्क एंड ट्रेविनेरस, जीव विज्ञान शब्द का, ठीक है। जीव विज्ञान शब्द सबसे पहले कौन दिया था, लैमार्क एंड ट्रेविनेरस। जीव विज्ञान का जनक अरस्तु, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु, जीव विज्ञान का जनक अरस्तु। जीव विज्ञान दो भाग में है, ठीक है, जंतु विज्ञान और वनस्पति विज्ञान। जंतु विज्ञान के जनक भी अरस्तु और वनस्पति विज्ञान के जनक थियोफ्रेस्टस, ठीक है। याद रहेगा, एकदम याद रहना चाहिए, ठीक है। तो अभी बहुत बड़ी बात तो हुई नहीं है, अभी सब आपको छोटा छोटा चीजें जो याद रखना है, ठीक है। चलिए साथ में बोलिए, जीव विज्ञान के जनक, जीव विज्ञान के जनक अरस्तु। जीव विज्ञान शब्द कौन दिया था, शब्द लैमार्क एंड ट्रेविनेरस, ठीक है। जंतु विज्ञान, जंतु विज्ञान भी अरस्तु, ठीक है। और वनस्पति विज्ञान, वनस्पति विज्ञान थियोफ्रेस्टस, ठीक है। चलिए, अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, कि जीव है क्या, इसके बारे में भी समझने का प्रयास करते हैं। हम कैसे किसी को सजीव कहेंगे, कैसे किसी को निर्जीव कहेंगे, ठीक है। जैसे हम कैसे कह रहे हैं कि, जैसे हम आपको एक एग्जांपल देते हैं, मनुष्य बढ़ता है, मनुष्य का ग्रोथ होता है, मनुष्य पहले इतना छोटा होता है, फिर थोड़ा सा लंबू होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, फिर थोड़ा सा बड़ा होता है, ठीक। तो ये देखिए बढ़ रहा है, तो क्या हम
जो भी बढ़े उसको हम सजीव कर देंगे, मतलब जिसका साइज बढ़े उसको सजीव कर देंगे। ठीक है, अगर इस हिसाब से देखा जाए तो रेत का टीला पहले इतना है, फिर और आएगा तो और बैठेगा और बैठेगा और बैठेगा और बैठेगा। जैसे रेत है कहीं पर ऐसे छोटा सा, फिर उस पर और मिट्टी आती जाएगी, मिट्टी आती जाएगी, मिट्टी आती जाएगी, तो वो और ज्यादा ऊपर होता जाएगा। तो क्या हम इसको भी सजीव मान लेंगे? देखिए बढ़ तो ये भी रहा है और बढ़ी भी रहा है, तो भाई जो बढ़ना है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं सजीवों का लक्षण नहीं है। उसमें हम आएंगे तो दो टाइप के होते हैं, ठीक है, एक होता है आंतरिक ग्रोथ, आंतरिक वृद्धि, और एक होता है बाह्य वृद्धि। तो बाहर से जो वृद्धि होती है उसको विशिष्ट लक्षण नहीं कहते हैं, अंदर से जो वृद्धि होती है उसको कहते हैं। ठीक है, तो अब ये सारी बातें करेंगे। ठीक, आपको एक एक बात अच्छे से समझ में आएगा, इसके लिए आप लोग को चिंता करने का एकदम कोई आवश्यकता नहीं है। ठीक है, ऐसा कोई भी टॉपिक नहीं होगा जो आप लोग को समझ में ना आए। ठीक है, इस बात से एकदम चिंता मुक्त रहिएगा कि हमको ये टॉपिक नहीं समझ में आया। आप लोग बोलिएगा अगर जो नहीं आएगा, हाँ, लेकिन पहले अपने खुद से थोड़ा सा फोकस होकर के पढ़िएगा। अगर आप लोग यहाँ पर फोकस होकर के पढ़ेंगे तो ऐसा कोई चीज नहीं है जो ना समझ में आए। फिर भी मान लेते हैं कि हो सकता है कुछ टॉपिक ना समझ में आए, तो आप लोगों को कमेंट सेक्शन में बताइएगा। हम अगले लेक्चर में उसको क्या करेंगे, पहले उसको बताएंगे, फिर उसके बाद अगला टॉपिक शुरू करेंगे। ठीक है, चलिए। अब हमको जो इसमें पढ़ना है वो पढ़ना है सजीव, सजीव के बारे में। ठीक है, तो सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण, सजीवों के लक्षण में कौन कौन सा लक्षण है? देखिए सजीवों के लक्षण में पहला है वृद्धि, सजीव वृद्धि करते हैं, हम सबके बारे में बारी बारी से बात करेंगे। दूसरा है प्रजनन, ठीक है, प्रजनन। तीसरा है उपापचयी अभिक्रियाएं, उपापचय। चौथा है संवेदनशीलता। ठीक है, तो ये सब कुछ है। आज हम जो कवर करेंगे, आज हम कवर करने का प्रयास करेंगे वृद्धि और प्रजनन। हम ये दोनों देखेंगे अच्छे से कि क्या वृद्धि वास्तव में मनुष्य का एक विशिष्ट लक्षण है, ठीक है, क्या प्रजनन वास्तव में मनुष्य का एक विशिष्ट लक्षण है भी या नहीं भी। ठीक है, चलिए तो हम सबसे पहला बात करते हैं वृद्धि पर। ठीक है, वृद्धि सबसे पहला टॉपिक हेडिंग डालेंगे आप लोग, वृद्धि। ठीक है, वृद्धि क्या होता है? देखिए जब या सॉरी कोशिका जो है, कोशिका के आकार, कोशिका के आकार, या ये कह लीजिए कि कोशिका की संख्या, कोशिका के आकार, या ये कह लीजिए कोशिका की संख्या में वृद्धि। ठीक है, कोशिका के आकार या कोशिका की संख्या में वृद्धि, मतलब वो बढ़ रही है तो उसको हम वृद्धि कर देंगे। ठीक है, अच्छा कोशिका के आकार में वृद्धि या कोशिका के संख्या में वृद्धि। अगर हम यही चीज पौधों व जंतु में देखें कि वृद्धि क्या है, थोड़ा सा हम देख लेते हैं। पौधों व जंतु में वृद्धि होता कैसे है? घबराइए मत, क्वेश्चन यहाँ से नहीं आएगा, क्वेश्चन जहां से आएगा आपके बोर्ड एग्जाम में, ठीक है, वो हम बता देंगे। तो आप लोग बोर्ड एग्जाम का आएगा तो सीधे लिख दीजिएगा सजीवों के लक्षण, तो पहला वृद्धि, उसका आकार व संख्या में वृद्धि। ठीक है, पौधों कुछ टॉपिक ऐड कर दीजिएगा, जैसे पौधों जंतु में वृद्धि क्या होती है, पौधों में वृद्धि होती रहती है और जंतु में वृद्धि एक समय बाद रुक जाती है। पौधे देखे होंगे ना कि बहुत बड़े बड़े होते हैं, एकदम लंबे लंबे, ठीक है, तो वो कंटिन्यू कई ग्रोथ करते रहते हैं। और लेकिन जो ह्यूमन होते हैं, ठीक है, जो जंतु होते हैं, उनमें ग्रोथ एक सर्टेन टाइम पीरियड तक होता है, एक निश्चित समय तक होता है, उसके बाद जंतुओं में ग्रोथ होना बंद हो जाता है। ठीक है, जंतु में ग्रोथ एकदम सालों साल नहीं चलता रहेगा। ठीक है, जंतुओं में ग्रोथ एक निश्चित समय के बाद क्या हो जाएगा, रुक जाएगा। ठीक, लेकिन जो पौधे हैं, पौधों में वृद्धि लगातार होती रहती है ना, सालों साल चलती रहती है। ठीक, तो हम एक बात नोट करेंगे यहाँ, पौधों में वृद्धि, पौधे में वृद्धि
होती रहती है, होती रहती है, ठीक है। लेकिन जो जंतु है, जंतु में वृद्धि, वृद्धि एक निश्चित निश्चित अवधि के बाद रुक जाती है, ठीक है। पौधों में वृद्धि होती रहती है, लेकिन जो जंतु में वृद्धि होती है वो एक सर्टेन टाइम पीरियड के बाद रुक जाती है, ठीक है बात। तो ये बात आप ध्यान देंगे, ठीक है। अच्छा, यहीं पर हम एक छोटा सा बात समझेंगे कि एक कोशिका, एक कोशिकीय कह लीजिए या एक कोशिका कह लीजिए, तो एक कोशिकी जो जीव होते हैं, एक कोशिकी जीव में वृद्धि, इसमें आप छोटा सा बात याद रखेंगे कि एक कोश की जीव में जो वृद्धि है और एक कोश की जीव का जो प्रजनन है वो दोनों एक ही चीज है, ठीक है। तो यहाँ पर लिखेंगे एक छोटा सा बात नोट करके, एक कोश की जीव में वृद्धि व प्रजनन एक ही है, ठीक है। अब समझिए, जैसे हम एक कोश की क्या एग्जांपल लेते हैं, अमीबा, हम एग्जांपल लेते हैं अमीबा। अमीबा एक कोश की जीव है। अमीबा को जब अपनी संख्या बढ़ानी होती है, ठीक है, तो वो क्या करता है, इसका ये जो न्यूक्लियस है उसको खींचता है, ठीक है। इसका न्यूक्लियस क्या होता है, खींचता है, और खींचते 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 इसको दो भाग में तोड़ देता है, ठीक है। तो इसका न्यूक्लियस ऐसे बढ़ जाता है और बीच में से ये ऐसे, मतलब इसका कोशिका भी बढ़ जाता है। देखिए न्यूक्लियस भी बढ़ गया, ऐसे समझिए। देखिए ये है अमीबा, ठीक है, ये न्यूक्लियस। जब इसको वो मतलब अपनी संख्या में वृद्धि करना होगा तो ये क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को धीरे धीरे क्या करेगा, अपने न्यूक्लियस को धीरे धीरे पहले फैलाएगा, ठीक है। पहले क्या करेगा, फैलाएगा, ठीक है। इसकी कोशिका भी धीरे धीरे बटेगी, ठीक है। फिर अपने न्यूक्लियस को ये और फैलाएगा, ठीक है, मतलब इस तरीके से कर लेगा, ठीक है, एकदम डंबल शेप का, ठीक, डंबल शेप का कर लिया। और इसके बाद एक समय आएगा जब ये और खींच देगा और ये अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। ये क्या कर देगा, और खींच देगा, तो ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। तो इसमें देखिए वृद्धि भी वही चीज है और प्रजनन भी वही चीज है, ठीक है। मतलब कि कोशिका के आकार में बढ़ना, मतलब बढ़ा कैसे रहा है, ठीक, बढ़ा रहा है कि भाई सेल को न्यूक्लियस को एलोंगेट कर रहा है, धीरे धीरे बढ़ दे रहा है। पहले कैरियोकाइनेसिस हो रहा है, फिर साइटोकाइनेसिस, ठीक है। तो अभी कैरियोसाइटो ये सब छोड़िए, आगे आने वाला टर्म ये सब बात समझ में आएगा, ठीक है। सीधा बात समझिए यहाँ पर कि इसमें जो वृद्धि है वही प्रजनन है, ठीक है। प्रजनन के थ्रू भी लोग क्या करते हैं, अपनी मतलब एक जाति की निरंतरता बनाए रखने का प्रयास करते हैं, ठीक है। तो अमीबा भी क्या कर रहा है, अपने जाति को अपनी जाति की निरंतरता बना रहा है, मतलब कि वो जो है अमीबा कम ना पड़े, ठीक है। तो वो क्या कर रहा है, अपने आप को ही बढ़ा रहा है और तोड़ दे रहा है और दो अलग अलग भाग में बढ़ जा रहा है। अब एक बात बताइए, ये जो दोनों है वो तो इसी का भाग है, इसी से बने हैं ये दोनों, तो क्या ये मरा है, ये मरा नहीं है, बल्कि यही दो भाग में हो गया है, यही दो भाग में बढ़ गया है। तो ये मरता नहीं है, इसलिए कहा जाता है कि इनका प्राकृतिक मृत्यु नहीं होता है ना, इनका नेचुरल डेथ नहीं होता है, ठीक है। बात समझ में आ गया, अमीबा कभी भी नेचुरली नहीं मरता है। अब हम इसको थोड़ा सा और समझने का प्रयास करेंगे। अभी तक हम समझे कि भाई कोशिका के आकार या संख्या में वृद्धि हो सकता है, ठीक है। फिर देखें कि भाई पौधों और जंतु में क्या है, तो पौधों में वृद्धि लगातार होती रहती है और जंतु में, पौधों में वृद्धि लगातार होती रहती है, लगातार होती रहती है, और जंतु में वृद्धि एक समय के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है, ठीक है। तो ये बात हम देख लिए। फिर बोल रहा है कि एक कोश की जीव में वृद्धि, तो एक कोश की जीव में वृद्धि एक और प्रजनन एक ही चीज है, ठीक है। आप इस बात को याद रखिएगा। अब देखते हैं यहाँ पर निर्जीवों में भी वृद्धि होती है क्या, सजीवों का तो बात समझ में आता है कि सजीव बढ़ते हैं, क्या निर्जीव भी वृद्धि क्या, हमें क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे।
क्या निर्जीवों में भी वृद्धि होती है? थोड़ा सा ट्राई करते हैं समझने कि क्या निर्जीवों में भी वृद्धि होती है और होती भी है कि नहीं होती है। ठीक है, ये है रेत का टीला। अच्छा, इसके ऊपर और रेत आ गया तो इसका आकार धीरे धीरे क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। ठीक है, अभी इतना छोटा था, अभी इतना बड़ा हो गया। इसका आकार बढ़ा है लेकिन बाहर से बढ़ा है। बात समझ में आ रहा है? इसका आकार बढ़ा जरूर है लेकिन बाहर से बढ़ा है। ठीक है, ये लेयर बाय लेयर चढ़ता जा रहा है, चढ़ता जा रहा है। ठीक है, तो निर्जीवों में जो ग्रोथ हो रहा है, मतलब इसके अंदर, ठीक है, निर्जीव जो है, तो निर्जीवों में जो वृद्धि होती है, निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि होती है, लिख सकते हैं, निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। हम एक एक बात आपको लिख लिख करके समझा रहे हैं। ठीक है, कोई डिजिटल बोर्ड नहीं है। ठीक है, कि हम आपको खूब लगा दे पीडीएफ तुरंत एकदम सड़खड़ा के समझा दे, उससे का कोई मतलब नहीं है। जब तक हम चीजों को लिख करके नहीं समझाते तब तक बच्चों को समझ में भी नहीं आता है। बच्चे हैं, आप लोग भाई हैं, ठीक है, बहन हैं, मित्र हैं, जो भी है, ठीक है, जो भी मान लीजिए। ठीक है, तो कहने का मतलब यह है कि जब तक कोई आपको लिख करके नहीं समझाएगा तब तक आप लोग को थोड़ा सा समझ में नहीं आएगा। ठीक है, चलिए, तो निर्जीवों में ग्रोथ तो हो रहा है लेकिन निर्जीवों में बाहर से ग्रोथ हो रहा है, दिख रहा है ना? ठीक है, बाहर से लेयर बाय लेयर आता जाएगा, लेयर बाय लेयर लगता जाएगा और ग्रोथ होता जाएगा। अंदर से वृद्धि नहीं होगी। तो निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि नहीं होती है, नहीं होती है। ठीक है, तो कैसी वृद्धि होती है? तो निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है, लिख सकते हैं, निर्जीवों में बाह्य वृद्धि होती है, जबकि सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है, तो निर्जीवों में आंतरिक वृद्धि नहीं होती है। ठीक है, इसमें बाह्य वृद्धि होती है, जबकि सजीवों में कैसी वृद्धि होती है? तो सजीवों में आंतरिक वृद्धि होती है। ठीक है बात? अच्छा, एक टर्म समझिएगा, एक टर्म है जिसको कहते हैं विशिष्ट लक्षण। एक टर्म है, उसको क्या कहते हैं? विशिष्ट लक्षण। विशिष्ट लक्षण ऐसा लक्षण है जिसके बिना वो जिंदा ना रह पाए, ऐसे समझिए, विशिष्ट लक्षण। ठीक है, एक ऐसा लक्षण है जिसके बिना वो जिंदा नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए सजीवों में आंतरिक वृद्धि ना हो, ठीक है, अंदर से मतलब कोशिका वृद्धि, कोशिका विभाजन सब हो ही ना, तो क्या वो जीव जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। ठीक है, तो जो आंतरिक वृद्धि है, आंतरिक वृद्धि, ये विशिष्ट लक्षण है। केवल वृद्धि आया तो वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, क्योंकि वृद्धि में बाह्य वृद्धि भी है और आंतरिक वृद्धि भी है, तो वृद्धि सही नहीं है। ठीक है, आंतरिक वृद्धि विशिष्ट लक्षण है, आंतरिक वृद्धि विशिष्ट लक्षण है, क्योंकि विशिष्ट लक्षण उस लक्षण को कहते हैं, ठीक, अगर आंतरिक वृद्धि नहीं होगा, ठीक है, तो वो मर जाएगा। ठीक है, तो विशिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण को कहते हैं कि अगर ये उसमें अब्सेंट हुआ तो वो डेड हो जाएगा। ठीक है, मतलब अगर ये नहीं रहा, ऐसा लक्षण ना रहा उसके अंदर, तो वो मर जाएगा। विशिष्ट लक्षण मतलब ऐसा लक्षण ना रहा तो वो मर जाएगा। सजीवों में अगर आंतरिक वृद्धि वाला लक्षण नहीं होगा तो वो मर जाएगा, इसीलिए आंतरिक वृद्धि विशिष्ट लक्षण है। बात समझ में आया? आंतरिक वृद्धि सजीवों के लिए विशिष्ट लक्षण क्यों है? क्योंकि आंतरिक वृद्धि नहीं रहेगा तो वो सजीव डेड हो जाएगा, ठीक है, मर जाएगा, इसीलिए आंतरिक वृद्धि सजीवों का विशिष्ट लक्षण है। ठीक, लेकिन अगर आपसे पूछा जाता है कि क्या वृद्धि विशिष्ट लक्षण है, तो नहीं, वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये बात इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इसको इंट्रिंसिक ग्रोथ कहते हैं। आंतरिक वृद्धि को क्या कहते हैं? इंट्रिंसिक ग्रोथ। ठीक है, इंट्रिंसिक ग्रोथ विशिष्ट लक्षण है, लेकिन एक्सट्रिंसिक मतलब जो बाहरी है, ठीक है, सॉरी, ग्रोथ बाहरी नहीं, केवल अगर ग्रोथ आ जाए तो ग्रोथ विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों? क्योंकि ग्रोथ में दोनों आएंगे, बाह्य भी आएगा, आंतरिक भी आएगा।
उसमें बाह्य तो है नहीं, आंतरिक है, ठीक है, तो इसीलिए बोल रहे हैं। तो दिक्कत, चलिए, तो आपको ये टॉपिक अच्छे से हो सकता है, हमको लगता है समझ में आ गया होगा। अब हम बढ़ते हैं आगे, ठीक है, रिवाइज कर लेते हैं। वृद्धि क्या है? कोशिका का आकार व संख्या में वृद्धि। पौधों में वृद्धि लगातार होता है, सजीवों में एक समय बाद रुक जाता है। एक कोश के जीवों में वृद्धि और प्रजनन दोनों एक ही चीज है। फिर देखेंगे क्या सजीवों में भी वृद्धि हो सकती है? तो हाँ, हो सकती है, लेकिन बाहर से, आंतरिक वृद्धि नहीं होती है, जबकि सजीवों में अंदर से वृद्धि होती है। तो जो आंतरिक वृद्धि है वो विशिष्ट लक्षण है, बाह्य वृद्धि या वृद्धि विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। आप लोग जैसे है वैसे ही नोट कर लेंगे। ये हम अभी पढ़े हैं वृद्धि। अब हम दूसरा पढ़ेंगे प्रजनन, ठीक है। दूसरा क्या पढ़ेंगे? प्रजनन। उनका अंदाज़ करम, उन पे वाना दिल का, उनका अंदाज़ करम, उन पे वाना दिल का। चलिए, हो गया ना गाना। दूसरा हम देखते हैं प्रजनन। प्रजनन, ठीक है, रिप्रोडक्शन, रिप्रोडक्शन, समझिए बात। सबसे पहला बात कि प्रजनन है क्या, ठीक है। सबसे पहला बात क्या आता है? प्रजनन है ही क्या। तो देखिए, प्रजनन क्या है? तो अपने जैसी संतति उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं। एक मिनट चेक भी कर ले, चल रहा है, हाँ ठीक। प्रजनन क्या है? तो अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता को प्रजनन कहते हैं, ठीक है। अपने से संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहते हैं? प्रजनन कहते हैं, ठीक। अब बात याद रखिएगा, अगर हम मेल डंकी का क्रॉस फीमेल हॉर्स से करा दें, मेल डंकी का क्रॉस किससे करा देते हैं? फीमेल हॉर्स से, तो खच्चर होता है। तो क्या आएगा? तो खच्चर पैदा होगा, ठीक है। मेल डंकी अगर फीमेल हॉर्स से क्रॉस करेगी या मेल डंकी का निषेचन फीमेल हॉर्स से करा दिया जाए तो खच्चर पैदा होगा, ठीक है। और अगर यही उल्टा कर दीजिए, फीमेलवा को ले लीजिए डंकी, फीमेलवा डंकी है और मेलवा है हॉर्स, ठीक है। फीमेलवा डंकी, मेलवा हॉर्स, तो इससे पैदा होता है म्यूल, सॉरी हिन्नी। क्या आएगा? इससे आता है हिन्नी, ठीक है। अब दोनों में खासियत क्या है? ना तो ये बच्चा पैदा करने लायक होता है, ना तो ये बच्चा पैदा करने लायक होता है, ठीक है। मतलब इसके पास रिप्रोडक्शन का पावर, एबिलिटी नहीं होती है, रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है, ये भी रिप्रोडक्शन नहीं कर सकता है। तो ऐसे मतलब ऐसा जो रिप्रोडक्शन ना कर पाता हो, मतलब वो अपने से संतान उत्पन्न ना कर सकता हो, उसको कहा जाता है स्टेराइल। उसको कहा जाता है स्टेराइल। मतलब स्टेराइल, ऐसे स्टेराइल एक वर्ड है, इसको वहां यूज करते हैं मतलब जहां पर ऐसा है कि भाई वो अपनी जनन क्षमता खो चुका है, तो जो अपनी जनन क्षमता खो देता है उसको कहा जाता है स्टेराइल। तो खच्चर भी स्टेराइल है और हिन्नी भी स्टेराइल है। बात समझ में आ गया, ठीक है। प्रजनन क्या है? ये तो आपको अच्छा 10 में पढ़े हैं कि अपने जैसी संतान उत्पन्न करने की क्षमता क्या कहा जाता है? प्रजनन कहा जाता है, ठीक है। मेल डंकी, व्हेन मेल डंकी फीमेल हॉर्स से क्रॉस कर जाए तो खच्चर पैदा होगा, फीमेल डंकी मेल हॉर्स से क्रॉस कर जाए तो हिन्नी पैदा होगा। और दोनों के पास रिप्रोडक्शन की कैपेबिलिटी नहीं होती है, इस कारण से इसको क्या कहा जाता है? स्टेराइल, ठीक है। अब एक बात आता है कि क्या निषेचन या प्रजनन, जो भी बोलना है बोल लीजिए, ठीक है। क्या निषेचन, प्रजनन बोलिए, ठीक है। क्या निषेचन या प्रजनन? प्रजनन, क्या प्रजनन सजीवों का, क्या प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण है? मतलब
ऐसा है कि प्रजनन कोई ना करे तो जिंदा न रह पाएगा। विशिष्ट लक्षण ऐसे लक्षण कहते हैं जिसके बिना वो जिंदा न रह पाए। ठीक है, तो क्या प्रजनन के बिना कोई जिंदा नहीं रह पाएगा? ठीक, ये प्रजनन नहीं कर पाता है, क्या ये जिंदा नहीं रहता है? ये प्रजनन नहीं कर पाता है, क्या ये जिंदा नहीं रहता है? रहता है ना। बहुत सारे व्यक्ति भी ऐसे होते हैं जो शादी ब्याह नहीं करते हैं। ठीक है, तो क्या वो जिंदा नहीं रहते हैं? बिना रिप्रोडक्शन या बिना प्रजनन के मर जाते हैं? तो ऐसा नहीं है। ठीक है, बात समझा? तो नहीं, हमारा जवाब क्या होगा? नहीं। ठीक है, प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि लिखेंगे नहीं, प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। अच्छा, ऐसे किए मतलब यही वाला यहाँ लिखना है, ये 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 वाला यहाँ लिखना है। ठीक है, क्यों? क्योंकि जीव बिना प्रजनन के भी जीवित रह सकते हैं। ठीक है, बात समझा क्या? बहुत सारे मेल फीमेल ऐसे होते हैं जो शादी ब्याह नहीं करते हैं। ठीक है, मतलब तो क्या हाँ मतलब कि क्या वो मर जाते हैं? मरते तो है नहीं। ठीक है, खच्चर भी है, हिंदी भी है, सब जिंदा रहते हैं। तो प्रजनन को विशिष्ट लक्षण नहीं है। ठीक है, इसको किए बिना भी व्यक्ति जिंदा रह सकता है। बात समझ में आ गया? तो प्रजनन सजीवों का विशिष्ट लक्षण नहीं है। कोई समस्या, कोई दिक्कत है, परेशानी है, समस्या है तो बताइए। पानी पी लेते हैं हम तब तक। चलिए, इसमें तो कोई डाउट है नहीं। ठीक है, बढ़ते थोड़ा सा आगे। अब हम एक टॉपिक और पढ़ते हैं। ठीक है, ये चलिए कल ही पढ़ लेंगे। प्रजनन तक बोला गया था, प्रजनन तक हमारा हो गया। ठीक है, 2 टॉपिक और उसके बाद हम क्या करेंगे? ओहो सॉरी, पढ़ ही लीजिए, छोड़िए। देखिए, एक टॉपिक और पढ़ लीजिए, सजीवों का लक्षण खत्म कर लीजिए। ठीक है, चलिए आइए। ठीक है, थोड़ा सा हिम्मत बांधिए और आइए। चलिए, क्योंकि देखिए दिक्कत समस्या क्या है कि आप लोग का 2 दिन में एक क्लास आएगा। ठीक है, तो वो भी एक थोड़ा सा कठिन होता है। आप लोग के कक्षा 11 में लगभग 19 चैप्टर है, लगभग कर रहे हैं 19 चैप्टर है, तो इसको भी कराना थोड़ा सा एक मुश्किल है, मतलब मुश्किल काम है। ठीक है, क्योंकि आप लोग को केवल हमको पढ़ाना नहीं है, आप लोग को हमको एक लेवल का पढ़ाना है कि आप लोग यहाँ पर फ्री में भी पढ़ रहे हैं तभी आप लोग को उतना ही कंटेंट यहाँ से दिया जाए जितना कि आप किसी अन्य जगह पैसे देकर के लेने जाते हो। ठीक है, आप जब यहाँ और उन बच्चों का बराबरी करें तो आपको ये मतलब केवल बायो में ये फर्क समझ में आए कि भाई यहाँ का जो फ्री कंटेंट है वो कई कोचिंग या कई जगह के कंटेंट के बराबर है। ठीक है, चलिए अब हम पढ़ते हैं आगे। हम एक देखते हैं देखिए हम तीसरा देखते हैं चयापचय अभिक्रिया। ठीक है, और हमारा प्रयास भी यही है कि हम फ्री में पढ़ाएं। ठीक है, आगे हो सकता है तो हम कई सारे छोटे छोटे बच्चों को भी फ्री में पढ़ाएंगे। ठीक है, जो बच्चे नहीं जा पाते हैं या स्कूल अफोर्ड नहीं कर कोचिंग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, ठीक है, उन लोग को भी। लेकिन अभी तो ये छोटी सी शुरुआत। ठीक है, इसमें आप लोग मेरा साथ दीजिए। आप लोग जितना बेहतर साथ देंगे हम उतना बेहतर करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, चलिए तसरका है, तसरका चयापचय अभिक्रिया। चयापचय अभिक्रिया क्या होती है भाई? देखिए, चयापचय अगर सेल में रिएक्शन चल रहा है, ठीक है, तो कोशिका में चलने वाली अभिक्रियाओं को चयापचय अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से सुनिएगा। ठीक है,
कोशिका में चलने वाली अभिक्रिया, कोशिका में चलने वाली अभिक्रिया को चयापचय, 1 मिनट रुकते हैं हम थोड़ा सा। थोड़ा सा शादी ब्याह का माहौल है तो बाहर से ढोल नगाड़े की आवाज आपको सुनाई देगी, ठीक है। तो उससे आपको डिस्टर्ब नहीं होना है, ठीक है। आप लोग को एकदम पूरा फोकस यहाँ पर बना करके रखना है। तो कोशिका में चलने वाली अभिक्रिया को क्या कहते हैं? चयापचय अभिक्रिया, ठीक है। और तो उपापचय अभिक्रिया क्या होता है? ठीक है, देखिए एक हो गया चयापचय, एक हो गया उपापचय। तो जो शरीर में चलता है, पूरे बॉडी में जो रिएक्शन चल रहा है, पूरे बॉडी के अंदर जो रिएक्शन चल रहा है, उसको कहा जाता है उपापचय अभिक्रिया, ठीक है। तो शरीर में चलने वाले को क्या कहते हैं? चयापचय, और सॉरी कोशिका में चलने वाले अभिक्रिया को चयापचय, और शरीर में चलने वाली समस्त रासायनिक अभिक्रियाओं को उपापचय अभिक्रिया कहते हैं। उपापचय अभिक्रिया कहते हैं, ठीक है। अब एक बात बताइए, हमारे बॉडी में जैसे मान लीजिए कुछ रिएक्शन चल रहा है, ठीक है। दिस इज अ बॉडी ऑफ राम, दिस इज राम्स बॉडी। हमको फिगर नहीं बनाने आता उतना बढ़िया, ठीक है, कैसे बना देते हैं। ये बॉडी है राम का, इस राम के बॉडी में ए और बी मिलकर के सी बन रहा है, मान लेते हैं, ठीक है। ए और बी मिलकर के सी बन रहा है, ठीक है। राम की बॉडी में क्या बन रहा है? ए और बी मिल रहा है और मिलकर के सी बन रहा है, ठीक। तो हो सकता है, संभावना है ना कि भाई लैब में भी इस रिएक्शन को कराया जा सके, ठीक है। दिस रिएक्शन REACTION, दिस रिएक्शन को लैब में कराया सके, ठीक है। वी कैन डन दिस रिएक्शन इन द लैब, ठीक है। तो हम इस रिएक्शन को लैब में भी करा सकते हैं, ठीक है। बात समझा है? दिस रिएक्शन को लैब में कराया जा सके, संभावना है ना, ठीक है। ए और बी मिलकर सी बना रहा है, तो बाहर लैब में भी ए और बी मिलकर के सी बना सकता है, ठीक है। ऐसा था नहीं कि बॉडी में जितनी रासायनिक अभिक्रिया चल रही है उसको हम लैब में नहीं कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारी अभिक्रिया को हम लैब में कर सकते हैं, ठीक है। तो अगर ये शरीर के अंदर चल रहा है, ठीक है, तब तो ठीक है। लेकिन अगर हम इन विट्रो मतलब लैब में जाके कराते हैं, ठीक है, अगर हम कहाँ कर रहे हैं? बाहर लैब में, ठीक है। तो शरीर में जो अभिक्रिया चल रही है वो तो विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। जो अभिक्रिया कहाँ चल रही है? बॉडी में जो चल रही है, बॉडी में चलने वाली अभिक्रिया विशिष्ट लक्षण है, विशिष्ट लक्षण है। लेकिन अगर उसी अभिक्रिया को बाहर लैब में कराया जा रहा है, ठीक है, किंतु इन विट्रो का मतलब होता है बाहर लैब में, बाहर लैब में कराई जाने वाली अभिक्रिया, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है, ये विशिष्ट लक्षण नहीं है। इसके लिख लीजिएगा है और क्रॉस लगा है मतलब नहीं है, ठीक है। तो दिक्कत, तो देखिए कोशिका में चलने वाली अभिक्रिया चयापचय अभिक्रिया कहेंगे, पूरे बॉडी में चलेगा। एक सेल में चल रहा है तो चयापचय, पूरे बॉडी में चल रहा है तो ये उपापचय। तो बॉडी में जो चल रहा है, अंदर जो चल रहा है वो तो विशिष्ट लक्षण है, वो नहीं चलेगा तो आदमी चल जाएगा, ठीक है, टाटा फिश, ठीक है, बात समझ रहे हैं, ठीक है। बॉडी में चलने वाला रिएक्शन क्या है? विशिष्ट लक्षण है।
लेकिन बाहर अगर हम उसी रिएक्शन को लैब में करा रहे हैं, ठीक है, सेम रिएक्शन को हम कहाँ करा रहे हैं, अगर लैब में करा रहे हैं तो वो विशिष्ट लक्षण नहीं है। इस बात को आपको समझना है, ठीक है। और एक यहाँ पर नोट डाल लीजिएगा, छोटू सा नोट लिखिएगा, ठीक है, कि नोट लिखिए, हम बोलते रहे एक कोशिका में होने वाली चयापचय प्रतिक्रिया, एक कोशिका में होने वाली चयापचय अभिक्रिया, एक कोशिका में होने वाली चयापचय अभिक्रिया सभी जीवित जीवों की एक विशिष्ट लक्षण है। देखिए वही बतिया बोल रहा है कि भाई बॉडी के अंदर, भाई सेल कहाँ है, बॉडी के अंदर है ना, है बॉडी के बाहर में तो सेल है नहीं, ठीक है, सेल भी बॉडी के अंदर है, तो बॉडी के अंदर जो भी रिएक्शन चलेगा वो विशिष्ट लक्षण है। बॉडी के बाहर लैब में करा रहे हैं वही रिएक्शन को, तो वो विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है। इज दैट क्लियर? चलिए ठीक है, तो एक कोशिका में होने वाली चयापचय अभिक्रिया सभी या समस्त जीवों की एक मिनट, चयापचय अभिक्रिया सभी जीवों की एक विशिष्ट लक्षण है, सभी जीवों का विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। आ रहा है यहाँ तक? हाँ आ रहा है, कोई दिक्कत है नहीं, आ रहा है, ठीक है। तो एक कोशिका में होने वाली जो चयापचय अभिक्रिया है वो विशिष्ट लक्षण है, ठीक है। अब एक ही कोशिका, देखिए सिंगल सेल को हम प्रोसेसिंग सेल बोल देते हैं, ठीक है। चलिए तो यहाँ पर समझ में आ गया, तो कोशिका में चलने वाली अभिक्रिया क्या है, चयापचय। पूरे बॉडी में चलने वाली अभिक्रिया उपापचय, ठीक है। बॉडी के अंदर चल रहा है तो विशिष्ट लक्षण है, बॉडी के बाहर लैब में चल रहा है तो विशिष्ट लक्षण नहीं है, ठीक है बात। चलिए बढ़े आगे। अब आपको एक लास्ट टॉपिक है जो है संवेदनशीलता तथा अनुकूलन, इसको हम कर लेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में करने के साथ ही हम आगे बढ़ जाएंगे जैव विविधता की तरफ, ठीक है। तो यहाँ तक में कोई दिक्कत है तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट सेशन आपके लिए खुला हुआ है, वहां पर जो भी आपका राय है, जो भी आपका डाउट है, आप सारी चीजों को वहां पर लिख करके सेंड कर सकते हैं, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अब आपसे अगले लेक्चर में, ठीक है। तब तक के लिए आप लोग अच्छे से पढ़िए।